हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक पर चलते हैं। आज मेरा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या, ये तो हम पढ़ा दिए हैं। प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, प्रोनाउन के प्रकार में क्या क्या आता है, कौन कौन सा प्रकार आता है, वो सब हम बता रहे हैं। ठीक है। प्रोनाउन का 10 प्रकार होता है। प्रोनाउन का 10 प्रकार होता है। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन, और तीसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा होता है इम्फेटिक प्रोनाउन, पांचवा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, छठा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, 7 नंबर होता है 7 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 8 नंबर होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 9 नंबर होता है रिलेटिव प्रोनाउन, और 10 नंबर होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फर्स्ट का जो पर्सनल प्रोनाउन है, इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक, सेकंड का होता है अधिकारकवाचक, और थर्ड का होता है निजवाचक, फोर्थ का होता है बलदायकवाचक, और 5 का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम, 6 इंडेफिनिट प्रोनाउन का हिंदी होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और 7 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव का होता है व्यष्टि, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना, एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हिंदी होता है परस्पर बोधक सर्वनाम, और 9th नंबर रिलेटिव प्रोनाउन होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और 10 नंबर होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो पहले किताब से जान लेते हैं, तब कॉपी में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि किताब में जो है वो सबसे अच्छा चीज़ दिया है, और किताब में पहले समझेंगे तो कॉपी में जल्दी समझ में आएगा। ये प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप है, यानी कि पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। ये आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को याद रखना, इसी को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। उसी को इंग्लिश में यहाँ पे दिया है, उसको कॉपी में जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हमेशा कॉपी में समझाते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ओके, आप समझ गए हैं कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये तो हम पढ़ लिए और इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर्सनल का अर्थ है रिलेटिंग टू पर्सन्स। इसका कहने का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। यहाँ पे आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। आई और वी यानी ये दो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। यू है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, और ही, सी, इट और दे, ही, सी, इट और दे को थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहते हैं। इसलिए इन सातों प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के रूप केस वाइज बदलते हैं, जिन्हें इस सारणी से समझें। इसका कहने का मतलब है, ये सारणी में ये जो टेबल दिया है, इस टेबल को कॉपी में समझते हैं, क्योंकि इसमें कुछ छोड़ दिया गया है। हम कॉपी में समझाते हैं इसको अच्छे से। इसको कॉपी में हम समझते हैं। देखो भाई, थोड़ा सा इसमें मैंने चेंज किया है। ये किताब में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन नहीं दिया है, देख लीजिए आप देख सकते हैं। आई, वी को फर्स्ट पर्सन इधर नहीं लिखा है, यू को सेकंड पर्सन इधर, ये सबको यानी कि सेकंड बाय सेकंड इसमें जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर थर्ड पर्सन पार्ट बाय पार्ट नहीं बांटा गया। इसको हम कॉपी में अच्छे तरह से समझाएं। फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन आई और वी को कहा गया है। आई, वी को फर्स्ट पर्सन। आई को पजेसिव केस में पजेसिव एग्जेक्टिव में माई। आई को पजेसिव केस में पजेसिव प्रोनाउन में माइन। आई को ऑब्जेक्टिव केस में मी कहा जाता है। आया समझ में। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस में आई, आई को पजेसिव केस में पजेसिव एग्जेक्टिव में माई कहा जाता है। आई को पजेसिव केस में पजेसिव प्रोनाउन में माइन कहा जाता है। आई को ऑब्जेक्टिव केस में मी कहा जाता है, मी। उसी तरह वी भी फर्स्ट पर्सन है। वी को पजेसिव केस में पजेसिव एग्जेक्टिव में आवर कहा जाता है। वी को पजेसिव केस में पजेसिव प्रोनाउन में आवर्स कहा जाता है। वही वी को ऑब्जेक्टिव केस में अस कहा जाता है, अस। आ रहा समझ में। अब आते हैं सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन यू है, तो मैंने पहले भी बताया है सेकेंड पर्सन कौन सा है, यू।
यू को पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव में योर कहा जाता है और यू को पजेसिव केस में पजेसिव प्रोनाउन में आवर्स कहा जाता है और यू को ऑब्जेक्टिव केस में यू कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में यू कहा जाता है। थर्ड पर्सन में जानते हैं कौन कौन है। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और नेम भी आता है। जितना भी नेम है उसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। इसमें नेम नहीं दिया है लेकिन हम आपको बता दिए। ही को पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव में हीज कहा जाता है, हीज। उसी तरह पजेसिव प्रोनाउन में हीज कहा जाता है और ही को ऑब्जेक्टिव केस में हिम कहा जाता है। सी को पजेसिव एडजेक्टिव में हर कहा जाता है। सी को पजेसिव प्रोनाउन में हर्ष कहा जाता है और सी को ऑब्जेक्टिव केस में हर कहा जाता है। इस तरह आप देख सकते हैं कौन सा केस किस में क्या होता है। इसको आपको हमेशा के लिए याद रखना है अगर आपको ग्रामर अच्छा करना है तब, क्योंकि आप ये याद नहीं रखिएगा तो नहीं आएगा कहाँ कौन सा चीज़ लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं नोट में क्या कह रहा है। ये टेबल तो मैंने पढ़ा दिया पूरा टेबल। अब नोट में क्या कह रहा है। नोट पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म्स को आप यहाँ देख रहे हैं। इनमें से माई, आवर, योर्स, हीज, हर, इट, देयर्स। माई, आवर, योर्स, हीज, हर्स, इट, देयर्स, यानी कि पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव को यहाँ कह रहा है को पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है क्योंकि ये किसी न किसी नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होता है, यानी अवेलेबल होता है और एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। इस एग्जाम्पल को समझते हैं कॉपी में कि ये सबको पजेसिव एडजेक्टिव क्यों कहा जाता है। आइए समझते हैं सबको। देखिए पहला एग्जाम्पल में कह रहा है कि दिस इज माई बुक। ये माई जो है, माई के ठीक बाद बुक जो है ये नाउन है। माई के ठीक बाद बुक का यूज हुआ है। आपको समझा दिए हैं। माई, आवर, योर्स, हीज, हर, इट्स और देयर ये पजेसिव एडजेक्टिव इसलिए है, बाद अगर नाउन अगर यूज हुआ है तो समझ जाना ये पजेसिव एडजेक्टिव है। आया समझ में। वही एग्जाम्पल में बता रहे हैं। दिस इज माई बुक। ये माई जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव में उसके बाद नाउन यूज हुआ है, ये नाउन है, इसलिए माई को पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल में समझते हैं। हिज फादर इज अ टीचर। हिज है जो हिज ये पजेसिव एडजेक्टिव है, उसके ठीक बाद नाउन का यूज हुआ है फादर। फादर ये नाउन है तो इसलिए हिज को पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। आइए तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दोज आर योर बुक्स। योर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव इसके ठीक बाद बुक्स का यूज हुआ है, यानी बुक्स नाउन है। नाउन के पहले जो भी यूज होता है, नाउन जो या नाउन है, योर्स के बाद यानी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन से अगर प्रयोग हुआ इसलिए उसको पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। किताब में कहने का मतलब ये है कि जितना भी नाउन है ना, ये बुक्स, ये बुक, ये फादर, ये है ना पजेसिव एडजेक्टिव, यानी पजेसिव केस का पजेसिव एडजेक्टिव में माई से लेकर देयर तक इसका जो यूज होगा ये हमेशा नाउन के पहले होगा। आया समझ में। ये सभी का यूज नाउन के पहले होगा, यानी अगर ये यूज हुआ तो इसके बाद नाउन आना हर हाल में ज़रूरत है, वरना वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यही समझाने का मतलब है। और ये एग्जांपल समझते हैं। हर सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, यानी हर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन का यूज हुआ है, यानी सिस्टर एक नाउन है, एक तरह का नाउन है। सिस्टर नाउन है, उसके पहले यूज हुआ है, यानी इसके बाद नाउन आना हर हाल में ज़रूरी है। और नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। अगर पजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है तो उसके बाद नाउन आना हर हाल में ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है। और किताब में आगे क्या कह रहा है जानते हैं। इन पजेसिव एडजेक्टिव में हिज और हर दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन की भांति में भी होता है, परंतु इस स्थिति में इनके ठीक बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है, नाउन अवेलेबल नहीं रहता है। यानी ये ऐसा हिज और हर ऐसे दो शब्द हैं जो कि प्रोनाउन में पजेसिव प्रोनाउन में यूज होता है, पजेसिव एडजेक्टिव में यूज होता है। इसका कहने का मतलब यही है। और नोट में जानते हैं प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले होता है। प्रोनाउन का प्रयोग है प्रोनाउन जो हम बताए हैं
वो क्या होता है, किसका बदले में आता है। तो और भी एक बार बता रहे हैं, प्रोनाउन का प्रयोग जो होता है नाउन के बदले में आता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में होता है, इसलिए प्रोनाउन के ठीक बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है। यानी इसलिए प्रोनाउन के ठीक बाद, यानी प्रोनाउन के ठीक बाद प्रयोग नाउन नहीं रहता, क्योंकि प्रोनाउन जहाँ प्रोनाउन यूज होगा उसके बदले में नाउन आएगा, इसलिए अवेलेबल नहीं रहता है। जब प्रोनाउन के ठीक बाद कोई नाउन रहता है, यानी प्रोनाउन के अगर ठीक बाद अगर कोई नाउन अगर अवेलेबल रहता है, तब वो प्रोनाउन एडजेक्टिव में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इस स्थिति में वह अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई करता है। तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया एंड। अब पजेसिव प्रोनाउन जानते हैं, यानी कि प्रोनाउन का सेकेंड पार्ट पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन को पहले किताब से ही जान लेते हैं। आइए इसमें क्या कह रहा है वो जान लेते हैं थोड़ा सा। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें सिंपल दिया है कि कोई जिसका प्रयोग अधिकार दिखाने में, जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने में किया जाता है, यानी पजेसिव प्रोनाउन का ओनली अधिकार दिखाने में किया जाता है यूज। और उसको इंग्लिश में समझते हैं, इंग्लिश में क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में भी वही कहता होगा, कॉपी में समझते हैं। पजेसिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन यूज टू शो पोजेशन इज कॉल्ड अ पजेसिव प्रोनाउन। आया समझ में आपको? यानी कि द प्रोनाउन का जो यूज किया जाता है वो पोजेशन मतलब होता है अधिकार। अधिकार दिखाने में क्या जाता है उसको कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। आइए जानते हैं आगे क्या कह रहा है। पजेसिव प्रोनाउन को डेफिनेशन तो समझ गए क्या क्या होता है, इसको क्या कहते हैं। आप जानते हैं उसमें आता क्या क्या है। माइन, आवर, योर्स, हर्स, हिज और देयर्स पजेसिव प्रोनाउन है और इनका प्रयोग वस्तुओं पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे कि इन उदाहरण से स्पष्ट है। माइन, आवर, योर्स, हर्स और हिज, देयर पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं पर अधिकार, ये सबका प्रयोग वस्तुओं पर, यानी वस्तुओं पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में अगर आप समझ गए हैं तो सब समझ गए। उदाहरण को कॉपी में समझते हैं, ठीक है। यह है उदाहरण, दिस बुक इज माइन, यानी यह बुक मेरा है। इसका हिंदी है यह बुक मेरा है। तो इसमें अधिकार दिखा रहा है कि यह बुक मेरा है, यानी अधिकार ये हुआ ना, यह बुक मेरा है। अब दूसरा समझ, दैट बुक इज योर्स, यानी वह बुक आपका है। इसमें भी अधिकार दिखा रहा है, यानी कि इसमें अधिकार दिखा रहा है कि वह बुक आपका है। तो आगे जानते हैं, दीज आर आवर्स, ये सब हमारा है ना, ये सब हमारा, हम लोगों का है। तो इसमें भी अधिकार दिखा रहा है, इसमें हमारा है, तो अधिकार ये है। इसी तरह दोज आर हिज, वह सब उसका है। दिस सारीज इज हर्स, दिस सारी इज हर्स, यह सारी उसकी है। आइए अब आगे जानते हैं। इसमें नोट दिया है, नोट में दिया है, इनमें से सिर्फ हिज एक ऐसा शब्द है जो पजेसिव प्रोनाउन भी और पजेसिव एडजेक्टिव भी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिज दोनों तरफ से काम करता है, पजेसिव प्रोनाउन में भी और पजेसिव एडजेक्टिव में भी। एग्जाम्पल से समझते हैं, दिस इज हिज कार, यानी कि यह उसका कार है, यानी कार से पहले यूज हुआ, यानी कार एक नाउन है तो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। हम पहले ही बताए हैं कि कोई भी नाउन से पहले अगर पजेसिव एडजेक्टिव अगर यूज हो रहा है तो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर इसके बाद नाउन अगर यूज नहीं हुआ तो पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। पजेसिव प्रोनाउन कैसे हुआ आइए जानते हैं। दिस कार इज हिज, हिज के बाद नाउन का यूज नहीं हुआ है, यानी इसके बाद अगर नाउन होता तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसके बाद नाउन यूज नहीं हुआ तो पजेसिव प्रोनाउन हो गया। यानी कि इसमें दिखाया गया है कि पजेसिव एडजेक्टिव जो है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव में जितना भी वर्ड है उसके बाद अगर नाउन यूज नहीं हुआ है तो पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। आपको पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन सा आइए जानते हैं। देखिए पजेसिव प्रोनाउन ये है, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, और देयर्स, ये सब पजेसिव प्रोनाउन है। ये पूरे चार्ट को आपको याद कर लेना। अगर इस चार्ट को अगर आप याद कर लिए तो पजेसिव प्रोनाउन में आधा कुछ सीख गए आप, प्रोनाउन में आधा कुछ सीख गए आप। अब थर्ड नंबर जानते हैं,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है आइए जानते हैं। जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्वेस का प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, तब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसका कहने का मतलब है कि ये सब जितना भी है ना, माई सेल्फ, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ और हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्वेस, प्रयोग से, इसके प्रयोग से अगर फल यानी इस सब का फल खुद अगर सब्जेक्ट पर हो रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये जितना भी है इसका फल अगर सब्जेक्ट पर हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब इसको जानते हैं, ये इंग्लिश में जो कन्वर्ट किया गया, आइए कॉपी में समझते हैं। ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्वेस, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्वेस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी ये कह रहा है कि प्रोनाउन जो होता है माई सेल्फ, आवर सेल्वेस, योर सेल्वेस, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्वेस आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जब इसका एक्शन यानी कि इसका जो काम होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा होता है, लेकिन उसका टर्न बैक मतलब वापस उसका फल सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, इसके कहने का मतलब मैंने खुद को चोट पहुंचाया। यानी ये जो सब्जेक्ट में जो मैं काम किया तो किसी और पे फल नहीं पड़ा, मुझ पे ही पड़ा, यानी कि मैंने खुद को चोट पहुंचाया। इसका हिंदी है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया, तो इसका फल भी तो मुझ पे ही पड़ रहा है ना, सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, यानी कि खुद को पहुंचाया, ये सब्जेक्ट पर ही, सब्जेक्ट ये है ना, इस पर ही फल पड़ रहा है, यानी खुद को ये चोट पहुंचाया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यही होता है, कोई चीज़ जो होता है, कोई सेंटेंस में कोई भी कार्य जो होता है उसका फल खुद पर पड़े, वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। उसका हिंदी शुद्ध वाक्य होता है निजवाचक। और दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। वी कैन हेल्प आवर सेल्वेस, हम लोग खुद को मदद कर सकते हैं, या खुद को भी कह सकते हैं। ये माई सेल्फ, आवर सेल्वेस, योर सेल्वेस, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्वेस। इसका हिंदी एक तरह का मान के चले तो अपने आप को होता है, यानी खुद को, अपने आप को, यानी कि यहाँ का हिंदी निकल रहा है तो यानी हम लोग खुद को मदद कर सकते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, इसमें हिंदी निकल रहा है कि मैं खुद को चोट पहुँचाया है, यानी कि मैं खुद को चोट पहुँचाया, ठीक है। यहाँ वी कैन आवर सेल्फ, इसका भी कहने का मतलब ये है, ये सब का कहने का मतलब है मैंने खुद को, यानी कि आवर सेल्फ। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ में हम लोग खुद को मदद कर सकते हैं, इसका भी फल सब्जेक्ट भी पड़ रहा है, यानी कि मदद जो कर सकते हैं खुद को मदद कर सकते हैं, ना किसी और को, यानी कि फल किसी और पे नहीं पड़ रहा है, खुद पे पड़ रहा है। इसलिए तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। सी रियून्ड, इसका तीसरा एग्जाम्पल समझ देखिए। सी रियून्ड हर सेल्फ, RUIN, रियून मतलब होता है बर्बाद करना, शायद ही किसी को ना पता हो। रियून मतलब होता है बर्बाद करना, यहाँ हिंदी मतलब पूरा निकल रहा है, वो मतलब लड़की है, वह खुद को बर्बाद किया, यानी वो अपने आप को बर्बाद किया। यानी इसका फल किस में पड़ रहा है, सब्जेक्ट में पड़ रहा है, यानी सी पे पड़ रहा है, किसी और पे नहीं पड़ रहा है, सी पे, यानी कि सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, यानी कि ये खुद को बर्बाद किया। अब मैं आगे क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। यहाँ चोट पहुँचाने, मदद करने और बर्बाद करने का असर खुद कर्ता पर है, यानी कि ये जो खुद असर जो पड़ता है, यानी सभी का जो असर पड़ता है खुद कर्ता पर पड़ता है, यानी कि सब्जेक्ट पे पड़ता है। कर्ता ने खुद को चोट पहुँचाई, यानी कि कर्ता यानी सब्जेक्ट ने खुद को चोट पहुँचाया, कर्ता खुद की मदद की, और कर्ता मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मेन शुद्ध हिंदी होता है कर्ता, एंड कर्ता ने खुद को बर्बाद किया। अतः माई सेल्फ, आवर सेल्फ एंड हर सेल्फ इन वाक्यों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई होप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। अब इम्फैथिव प्रोनाउन जानते हैं। इम्फैथिव प्रोनाउन क्या होता है आइए समझते हैं। इम्फैथिव प्रोनाउन होता है जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्वेस का प्रयोग वाक्यों में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है,
तब इन्हें इम्फैथिक प्रोनाउन कहते हैं। देखिए वो सेम है लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है, फ़र्क है। ये सब जो यूज होगा माई सेल्फ, आवर सेल्वेस, योर, ये सब जो यूज होगा इसमें इम्फैथिक प्रोनाउन में जोर देने के लिए बोलता है, यानी कि नहीं भी देंगे तो चलेगा लेकिन जोर देने के लिए बोलता है, नहीं ये हर हाल में होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल में आपको समझ में समझाएंगे एग्जांपल में कैसे होता है जोर देने के लिए, यानी जोर देने की बात क्यों की जाती है, इसलिए हम एग्जांपल में समझाएंगे। ठीक है, आइए इसके पहले इसका इंग्लिश समझ लेते हैं। इंग्लिश में जो कन्वर्ट किया है वो इंग्लिश समझ लेते हैं। ये रहा इम्पैथिक प्रोनाउन, माई सेल्फ, आवर सेल्वेस, योर सेल्वेस, हर सेल्फ, himself, itself and in themselves are called emphatic pronouns। ये सिर्फ emphatic pronoun है जब they are used for the sake of emphasis, यानी कि ये सब जब ये सब यूज होता है किसमें, जोर देने के, सेक मतलब होता है जोर देने के लिए। emphatic pronoun emphasis के लिए, यानी कि emphasis के लिए, emphasis का जोर देने के लिए यूज होता है emphatic pronoun कहते हैं। ये थोड़ा है टफ, तो इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम्पल अगर समझ गए तो ये एम्फैथिक प्रोनाउन समझ गए। ये रहा एग्जाम्पल, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। इसका कहने का मतलब है कि मैंने खुद से टाइगर को मारा, यानी कि बाघ को मारा, यानी कि कोई और नहीं मारा, मैंने ही मारा है, यानी कि सब्जेक्ट ही मारा है। वी किल्ड द टाइगर आवर सेल्वेस। देखिए इसमें कह रहा था कि आई किल्ड द टाइगर माई सेल्वेस, इसमें कहने का मतलब ये है मैं खुद से टाइगर को मारा, यानी बाघ को मारा। इसमें ऐसा भी हो सकता है मैं टाइगर को मारा, सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि मैं टाइगर को मारा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यह माई सेल्फ दिया, यानी जोर दे रहा है यहाँ पे, यानी जोर देने के लिए बोल रहा। टाइगर, आई किल द टाइगर भी लिख सकते हैं हम, लेकिन यह माई सेल्फ दिया, यानी माई सेल्फ यानी प्रोनाउन है, ये एम्फैथिक प्रोनाउन है इसमें, इस सेंटेंस में एम्फैथिक प्रोनाउन इसमें जोर देने के लिए बोल रहा है, वो ऐड नहीं करने के लिए, यहाँ पे सेक करने के, जोर बल लगाने के लिए बोल रहा है, यानी जोर देने के लिए बोल रहा है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है आई किल द टाइगर, मैंने टाइगर को मारा, यहाँ माई सेल्फ मैंने खुद से टाइगर को मारा, यानी जोड़ देने के लिए बोल रहा है। वी किल द टाइगर आवर सेल्वेस, हम लोग खुद से टाइगर को मारे, यानी हम लोग सभी मिलकर टाइगर को मारे हैं, हम लोग खुद से टाइगर को मारे। यहाँ ऐसा भी हो सकता है वी किल द टाइगर, यानी हम लोग टाइगर को मारे, यानी बाघ को मारे, टाइगर मतलब बाघ होता है, हम लोग बाघ को मारे। आवर सेल्वेस एम्फैथिक प्रोनाउन इस सेंटेंस में यहाँ जोड़ देने के लिए बोल रहा है, यानी कि इसमें जोड़ लगाने के लिए बोल रहा है कि मैंने खुद से टाइगर को मारा, यानी हम लोग खुद से टाइगर को मारे। वी मतलब हम लोग खुद से टाइगर को मारे। आई होप आप समझ गए होंगे। और तीसरा एग्जांपल है ही हिमसेल्फ सेड सो। यहाँ पे कहने का मतलब इसका हिंदी है वह खुद से ऐसा कहा, वह खुद से ऐसा कहा, यहाँ ऐसा भी हम कह सकते हैं ही सेड सो, यहाँ सेड सो मतलब होता है ऐसा कहा, ऐसा भी हम कह सकते हैं इसका हिंदी में वह ऐसा कहा, लेकिन यहाँ पे जोर देने के, यानी कि बल लगाने के लिए बोल रहा, बल लगाने के लिए ही हिमसेल्फ सेड सो, यानी वो खुद से ऐसा कहा। आई होप आप समझ गए होंगे। और आगे समझते हैं सेल्फ और सेल्वेस, यानी सेल्फ कहाँ यूज करना है, सेल्वेस कहाँ यूज करना है वो समझते, क्योंकि पढ़ लेने से नहीं होता है, सेल्फ सेल्वेस में बहुत अंतर है। और सेल्फ सेल्वेस अगर समझ गए तो एम्फैथिक प्रोनाउन लगभग आधा समझ गए। सिंगुलर है तो सेल्फ का यूज होगा, समझ गए। अगर कोई एक व्यक्ति की बात हो रहा है तो सेल्फ यूज होगा, अगर प्लूरल है यानी एक से अधिक व्यक्ति की बात हो रहा है तो सेल्वेस का यूज होगा, समझ गए होंगे। और इसमें योर है एक ठो, योर भी समझ जाते हैं। योर, अगर योर एक व्यक्ति के लिए हो रहा है, एक व्यक्ति के लिए यानी सिंगुलर के लिए योर, तो सेल्फ का यूज होगा। अगर योर अधिक यानी प्लूरल, अगर प्लूरल में यूज हो रहा है, एक से अधिक व्यक्ति के लिए अगर यूज हो रहा है तो सेल्वेस।
आई होप, मैं आशा करता हूँ आप ये इम्फेटिव प्रोनाउन समझ गए होंगे, क्योंकि इतना अच्छा तरीक़ा से समझाएं कि ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है। और आगे समझते हैं। आइए समझते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका पहले मैं मतलब बता दूं, पहले ही पढ़ने से पहले मैं इसका बता दूं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होता है यानी कि किसी की तरफ इशारा करना, यानी कि संकेत करना, किसी की तरफ इशारा करना, संकेत करना, वही डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसको कहते हैं, और इसको किताब से जानते हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है, इंगित किया जाता है या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। यानी कि वस्तु या व्यक्ति, कोई भी वस्तु या व्यक्ति को सूचित करना, सूचित मतलब आप समझ गए होंगे, सूचित मतलब कोई यानी हिंस करना, यानी कि इंगित करना या निर्देश करना, यानी कि सूचित करते हैं ना कि ये देखो वो देखो, यानी कि हम संकेत कर रहे हैं, करने के लिए किया जाता है। इसको इंग्लिश में जो कन्वर्ट क्या है उसको समझते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर पॉइंट आउट। पॉइंट आउट मतलब आप ये नहीं समझिए कोई बिंदु बाहर करना, वो नहीं है। ये पॉइंट आउट मतलब होता है इशारा करना, इशारा करना, इशारा करना। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच इट रिफर्स इज कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कोई भी वस्तु की तरफ, यानी कि द प्रोनाउन यूज, इसका जो इस पॉइंट यूज होता है, यूज्ड, तो कोई भी वस्तु की तरफ इशारा होता है जो रिफर होता है, यानी कि कोई वस्तु की तरफ इशारा करना, यानी इंगित जो करता है, सूचित करना, निर्देश करना, उसको ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आइए समझते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा होता है। इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर में क्या क्या आता है। दिस, दैट, दिज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है खास के। दिस, दैट, दिज, दोज। दिस, दैट, दिज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, आपको याद रखना है। दिस, दैट, दिस, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये आपको याद रखना है। अब आइए जानते हैं एग्जाम्पल। चलिए दूसरा वीडियो क्या देखिएगा, इसी वीडियो में बता देते हैं। दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग मतलब किस में होता है, ये किस तरह का प्रयोग होता है। दिस, दैट, दिस, ये जो प्रयोग होता है किस तरह होता है, कैसे होता है, उसका हम बता देते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, दिस, अगर दिस ओनली सिंगुलर के लिए होता है, और दिज होता है प्लूरल के लिए। दैट, ये दिस सिंगुलर है, दिज ये प्लूरल है। दैट ये सिंगुलर के लिए होता है, इसी का प्लूरल दोज होता है। ओके, आ गया समझ में। अब एग्जाम्पल समझते हैं। दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ बॉय, यह एक लड़का है। इसका हिंदी मतलब यह एक लड़का है, तो यह इशारा कर रहा है, यानी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, यह लड़का है। दिज आर बॉल्स, ये एग्जाम्पल, दिज आर बॉल्स, ये सब मतलब गेंद है। बॉल जिसको कहते हैं, बॉल गेंद है, ये सब गेंद है। वह लड़का है, यह गाड़ी है, वह चौकी है, वह बल्ब है, ये पेन है। तो ये एक तरह का हम इशारा कर रहे हैं कि उधर है, इधर है, उधर है, जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं। दैट इज अ गर्ल, वहाँ एक लड़की है, वह एक लड़की है, तो ये इशारा कर रहे हैं हम यहाँ पे। दोज आर डॉल्स, वे सब गुड़िया है, वे सब गुड़िया है, यानी कि इशारा कर रहे हैं कि वहाँ गुड़िया है, वे सब गुड़िया है। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम नोट पढ़ लेते हैं, नोट, क्योंकि नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट, जब दिस, दैट, दिस, दोज इत्यादि के बाद नाउन प्रयुक्त रहता है तब इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ये हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर हैं, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है वो आइए समझते हैं। इसमें कह रहा है कि जब दिस, दैट, दोज ये चारों के बाद अगर नाउन अगर यूज हो गया तो समझ लीजिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।